हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एमए पॉलिटिकल साइंस का 2021 का जो क्वेश्चन पेपर एंट्रेंस में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं बता दूं क्वेश्चन पेपर का ये डिस्कशन पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक डिस्कस किया था। तो जितने लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर एंड में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जो है वीडियो देख सकते हैं। और आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 था, बाय रिस्ट्रिक्टिंग द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वी इवॉल्व ए कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल, यानी कि आइडियल कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी किस चीज को हटा देने से होगा। तो जो चार ऑप्शंस दिए गए थे, रीजनल पार्लियामेंट्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, लेजिटिमेसी ऑफ ट्रांसनेशनल बॉडीज, और जो फोर्थ ऑप्शन था नेशन स्टेट्स विद सॉवरेन बॉर्डर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, नेशन स्टेट्स विद सॉवरेन बॉर्डर्स। Next question है, which article of the Indian Constitution provides with presenting a statement of estimated receipt and expenditure by the Government of India to the Parliament every year। तो जैसा कि आप जानते हैं जो बजट जो प्रेजेंट होता है, तो ये किस आर्टिकल में ये है कि हर एक साल गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू जो एस्टिमेटेड होता है वो प्रेजेंट करना होता है। बेसिकली हर एक साल जो है तीन अलग अलग प्रकार के एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट प्रेजेंट किए जाते हैं। एक होता है प्रोविजनल, या फिर आप उसको एस्टिमेटेड, एक होता है एस्टिमेटेड, एक होता है प्रोविजनल, एक होता है एक्चुअल। जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है वो होता है एस्टिमेटेड। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आने वाले फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो 22 टू 23 वो होता है एस्टिमेटेड। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो होता है प्रोविजनल। अब होता क्या है कि अब क्योंकि बजट का जो सेशन होता है वो जैन एंड में बजट प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट को तो फाइनेंशियल ईयर आपका पूरा मार्च तक होता है। तो इसलिए प्रोविजनल में सिर्फ 9 मंथ्स का दिया जाता है, फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर। तो जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 21 से लेके 2022 तक का, इसमें प्रोविजनल होता है। और एक्चुअल्स होता है 20 टू 21, यानी कि 20 अप्रैल 1 अप्रैल 2020 से लेके और 31 मार्च 2021, क्योंकि वो पूरा का एक्चुअल आ जाता है, क्योंकि उसमें हर एक क्वार्टर का या हर एक मंथ का गवर्नमेंट के पास जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स है रेवेन्यू वो हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 ये प्रोविजन करता है। और मैं बता दूं कि जितने भी लोग अगले साल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेएनयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से डिटेल स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, यूनिवर्सिटी वाइज टेस्ट सीरीज, फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट सीरीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, बीएचयू के लिए, जामिया हैदराबाद, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है। यूजीसी नेट के पेपर्स फ्रॉम 2004 टू 2021 तक का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता है, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को कॉल या मैसेज करना है। जो नंबर है वो 8448878849, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा, आप वहाँ पे रजिस्टर कर लें। और फिर हम लोग आपको अबाउट द स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज सबके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि एग्जाम ट्रेजी की तरफ से IRPISM का कंबाइंड ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है। तो उसके लिए भी जो है आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गो अलॉन्ग विद स्वामी दयानंद सरस्वती एंड हिज आर्य समाज मूवमेंट। तो देखिए इसमें इन लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछा है, तो यूजुअली जो हम लोगों ने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो बताया था कि आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में डिटेल में जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल आर्य समाज है, या ब्रह्मो समाज है, तो या सत्य शोधक समाज है जो महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल जानना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन था, ही वॉज अपोज टू पॉलिसियम, he condemned
आइडोल्ट्री मतलब कि मूर्ति पूजा। ही आर्ग्यूड दैट देयर वाज नो नीड फॉर एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड एंड हिज डिवोटीज, लाइक देयर इज नो नीड ऑफ ए प्रीस्ट। इनका आर्ग्यूमेंट था कि हर एक इंडिविजुअल डायरेक्टली दे कैन रीच आउट टू गॉड। वेदास ऑक्युपाई सेंट्रल पोजीशन इन हिज फिलॉसफी। अब एक जो स्लोगन उनका था स्वामी दयानंद सरस्वती का कि बैक टू द वेदास, एंड ही वाज इन फेवर ऑफ वेलफेयर स्टेट नॉट थियोक्रेसी। अब ये जो 5 ऑप्शंस हैं इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि कौन कौन से इसमें जो दिए गए ऑप्शंस हैं करेक्ट है। तो इनफैक्ट इसमें ये जो 5 दिए गए हैं ये पांचों जो है करेक्ट है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, ABCDE, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अ करेक्ट इवैल्यूएशन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है 2005 में आया था। तो उसी को लेकर ये क्वेश्चन है कि जो 4 ऑप्शंस हैं तो बेसिकली इसमें 3 करेक्ट है, 1 रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए है इट चेंज द नॉर्मेटिव बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम सिक्रेसी टू अकाउंटेबिलिटी। It required government offices to maintain record in the form which facilitates the right to information. It was drafted by National Advisory Council, या आप इसको कमिटी बोल सकते हैं, यूजुअली नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हुआ करता था, नैक। और एंटी करप्शन मूवमेंट बाय लेबरर्स एंड फार्मर्स इन गुजरात वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट। तो आरटीआई में आप जानते हैं जैसे कि सीआईसी की एक जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है यूनियन लेवल पे, उसको क्रिएट किया गया था। उसके साथ साथ स्टेट में भी सीआईसी का पोजीशन क्रिएट किया गया था और ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन था। तो आप वो भी देख सकते हैं कि सीआईसी का क्या क्या पावर है, क्योंकि उनके पास जो यूजुअली जो पावर्स होते हैं वो सिविल कोर्ट वाला जो डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स होते हैं उसके इक्विवेलेंट उनको पावर्स दी गई। तो उसको भी आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, एंड एंटी करप्शन मूवमेंट लेड बाय लेबरर्स एंड फार्मर्स इन गुजरात। तो ये ड्राइविंग फोर्स नहीं था। और इनफैक्ट आरटीआई में अरविंद केजरीवाल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, या फिर आप बोल सकते हैं कि पैसेज ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो करेंटली दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। 25 क्वेश्चन नंबर 25 विच इंडियन मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चरल ट्रेड रिलेटेड नेगोशिएशंस इन WTO। मतलब कि आपके जो मिनिस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं या अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, तो कौन से मिनिस्ट्री जो है रिस्पॉन्सिबल होती है जो WTO में जो जितने भी ट्रेड नेगोशिएशंस होते हैं, तो कौन से मिनिस्ट्री ये सारे नेगोशिएशंस करती है। जो 4 ऑप्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने बी पे टिक लगाया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, सी ऑप्शन करेक्ट है। और हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि जितने जो क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम टेजी की तरफ से एक क्वेश्चन एनालिसिस स्टार्टिंग में किया गया था। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीक में ये करने वाले हैं कि क्वेश्चंस को भी हर एक 100 क्वेश्चंस को हम लोग टॉपिक वाइज डिवाइड कर देंगे, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि हर एक टॉपिक को हम लोग जब पढ़ाई करेंगे तो किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसका भी फिर हम लोग जो है आपके साथ वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द आइडियाज आर एसोसिएटेड विथ वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन तो इसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें से आपको ये चूज करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ब्लंट द एज ऑफ द डिमांड मेड बाय द डिप्रेस्ड क्लास, प्रिवेंट फर्दर एटोमाइजेशन ऑफ हिंदी कम्युनिटी, cultural concept of nationalism, neglect the territorial concept of nationhood propagated by Congress। तो इसमें जो 4 स्टेटमेंट है आपको ये सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं एसोसिएटेड विथ वीडी सावरकर। तो इनफैक्ट अगर आपने वीडी सावरकर के बारे में पढ़ा है तो आप देखिएगा कि इसमें चारों ऑप्शंस जो हैं ये करेक्ट है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ABCD, मतलब ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अंबेडकर सजेस्ट रियल रेमेडी टू द कास्ट सिस्टम इन हिज फेमस ऐसे
annihilation of caste. Choose the correct answer from the options given below. तो अब इसमें भी कुछ लोगों ने जो करेक्ट आंसर्स हैं उसके चक्कर में इन्होंने इंटरकास्ट डिनर्स या सेलिब्रेटिंग इंटरकास्ट मैरिजेस पे टिक लगाया है, लेकिन इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, होल्डिंग इंटरकास्ट डिनर्स, सेलिब्रेटिंग इंटरकास्ट मैरिजेस, ridiculing people who follow the caste system and destroying the belief in the sanctity of the shastras. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि एनिलेशन ऑफ द कास्ट जो अंबेडकर के द्वारा लिखा गया जो आर्टिकल था, इनफैक्ट ये आर्टिकल जो है एक झटपट तोड़क समाज है जो आर्य समाज का ही एक पार्ट था, उसी के लिए उन्होंने ही इनवाइट किया था अंबेडकर को, जिसके लिए इन्होंने ये आर्टिकल लिखा था। तो जहाँ पे उस आर्टिकल में ये लिखते हैं कि होल्डिंग इंटरकास्ट डिनर्स एंड सेलिब्रेटिंग इंटरकास्ट मैरिजेज इज नॉट एनफ टिल द टाइम यू आर नॉट आर्ग्यूइंग अगेंस्ट द बिलीफ इन द सेंसिटी ऑफ द शास्त्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, डिस्ट्रॉइंग द बिलीफ इन द सेंसिटी ऑफ द शास्त्रास। अब यहाँ पे एक आ गया है जो है कि फिलोसफर्स रोशुए ने जो बुक लिखा है, तो उसमें से कौन से बुक में आपको ये स्टेटमेंट मिलेगा? द फर्स्ट मैन हु having enclosed a piece of ground bethought himself of saying this is mine and found people simple enough to believe him was the real founder of civil society। मतलब जिसने भी बोला कि ये जमीन मेरी है, ठीक है, following how many crimes, wars, from how many crimes, wars and murders, from how many horrors and misfortunes might not anyone have saved mankind by pulling up the stakes of filling the ditch and crying to his fellows, beware of listening to this impostor. You are undone if you once forget the fruits of earth belongs to us and the earth to nobody। तो ये इन्होंने कौन से बुक में ये चीज लिखा है? तो 4 ऑप्शन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्स ऑन इक्वालिटी, इमली एंड द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड। तो इसका जो इसमें भी बहुत सारे लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे टिक लगाया है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि जो फिलोसफर्स के द्वारा जो बुक लिखी गई थी, तो उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स या फिर आप पैराग्राफ को लेकर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यूजुअली फॉर एग्जांपल क्वेश्चन जो है मार्क्स को लेकर भी आया है कि स्टार्टिंग किस बुक में इन्होंने स्टार्टिंग में ये सेंटेंस डाला है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, रंजीत गुहा's बुक द रूल ऑफ property for Bengal is about which of the following historical developments of India? Macaulay's Minutes on Education of 1835, Bentinck's Social Reforms of the 1830s, the Permanent Settlement of 1793, the granting of Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha to the East India Company in 1765। तो बेसिकली इनका जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है, द रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल में कौन से इशूज को एड्रेस किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों ने इस पे डी पे टिक लगा दिया है, द ग्रांटिंग ऑफ दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें ये चीज भी अब आपको देखना पड़ेगा, द वे इन विच दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, सो इट्स नॉट सिंपली sufficient that yes you will remember the name of the authors and the books which have been written. You will also have to go deep into the core ideas or the core values which have been discussed in the book. For example, अगर मैं बात करूँ कैपेबिलिटी अप्रोच बाय अमर सेन, तो अगर 2 बुक की अगर मैं नाम लूँ, डेवलपमेंट एज फ्रीडम एंड द आइडिया ऑफ जस्टिस, तो फिर इसमें किस में डोमिनेंट पार्ट है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। Next question, which stream of feminist theory proposes that men not only benefit from the exploitation of women but that they are responsible for subordination of women within the family? Liberal feminist, socialist, radical and post feminism। तो इसका जो करेक्ट आंसर, इसमें फिर से बहुत सारे लोगों ने रेडिकल फेमिनिज्म की बात की है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोशलिस्ट फेमिनिज्म।
Next question, who defined political culture as some of the fundamental values, sentiments and knowledge that give forms and substance to political process? तो इसमें बहुत सारे लोगों ने ल्यूशियन पे टिक लगाया है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ससाकिया सेन बुक्स लूजिंग कंट्रोल सोवरेनिटी इन एन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन analyzes three levels of the erosion of sovereignty of modern national nation state. Which one is not associated with it? मतलब कि उन्होंने 3 लेवल पे जो किया है, तो कौन सा इसमें उन्होंने डिस्कस नहीं किया है? इकोनॉमिक सिटीजनशिप, इमिग्रेशन, टेरिटोरियलिटी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो इसमें इन्होंने, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। तो उन्होंने बेसिकली जो 3 लेवल्स ऑफ इरोजन ऑफ सोवरेनिटी है, उसमें इन्होंने इकोनॉमिक सिटीजनशिप, इमिग्रेशन एंड टेरिटोरियलिटी पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are true about the basic structure doctrine of the Indian Constitution? A, the term basic structure is mentioned in the Constitution, तो सभी लोग जानते हैं कि this is not correct. B, the term was emancipated in the Keshav Nanda Bharati case of 1973. The power to amend Constitution is to be found in Article 368 and is given to Parliament, which is correct. The basic structure doctrine seeks to restrict Parliament's ability to amend the Constitution in a fundamental way, which is also correct. And B is also correct. तो B C D, तो इसके लिए फिर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही प्रेम्बल में, ना ही किसी पार्ट में, ना ही अपेंडिक्स में कहीं पे भी मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following would you not associate with the principle of free speech? John Milton's Article 19, the First Amendment of the UN Constitution and Article 360 of the Indian Constitution. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बर्लिन इज नोन फॉर हिज आर्ग्यूमेंट दैट, इसमें भी फिर बहुत सारे लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने करेक्टिंग आंसर किया है। द स्टेट कैन एंड शुड डू मोर टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, सॉरी, द क्रिमिनल सिस्टम शुड बी रिफॉर्म्ड, irrational people cannot enjoy freedom, a positive conception of freedom represents a threat to individual liberty. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ए पॉजिटिव कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट्स ए थ्रेट टू इंडिविजुअल लिबर्टी। इन्होंने बर्लिन का बहुत ही फेमस है पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी को लेकर, तो उसको आप लोग, इसमें लोगों ने सही आंसर किया, मैक्सिमम लोगों ने। Question number 36, the skeptical view of globalization does not emphasize on world was more globalized economically, politically and culturally during 1870 to 1914. Present phase of globalization can be identified with more with intensifying geopolitics than globalization per se. Present phase of globalization is more concerned than economic development of the global south. State power has increased and not decreased in the present era. तो इसमें आपको चूज करना है कि किस पे एम्फेसाइज नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, क्योंकि यहाँ बात करता है मोर कंसर्न अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल साउथ, विच इज नॉट ट्रू। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर द पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? There was a 9 judge bench with Justice J.S. Khear as the Chief Justice of India. The judgment was not unanimous. Privacy was upheld. A fundamental right to be derived from Article 21 judgment was passed in Article 21 judgment was passed in 2017. तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सॉरी, यहाँ पे आपका जो है ये प्राइवेसी वाज अपहोल्ड ए फंडामेंटल राइट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 21, ये है ऑप्शन सी।
और ये जजमेंट वाज पास्ड इन अगस्त 2017, ये था डी। तो इनफैक्ट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, सी एंड डी। जजमेंट वाज यूनानिमस, यहाँ सिर्फ ये वाला जो ऑप्शन है द जजमेंट वाज नॉट यूनानिमस, ये गलत था, क्योंकि सारे जजों ने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट एंड इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 21। In fact, Puttaswamy was a justice of the Supreme Court of India. So after retiring from the Supreme Court, he filed a PIL. Who out of the following supports state intervention in development of the economy along with the removal of major sources of unfreedom, poverty, tyranny and social deprivation? तो हायक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक एंड अमर सेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है अमर सेन। क्वेश्चन नंबर 39, which judgment has most been cited in discussion on the colonial era law of sedition? खड़क सिंह 1961, केदारनाथ सिंह, केशव नंदा भारती और है आपका MP शर्मा 1958। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है केदारनाथ सिंह। तो वैसे ही मान लीजिए ये भी पूछा जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्राइन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिए किसको सबसे ज़्यादा कोट किया गया है, तो फिर केशव नंदा भारती केस को आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, when was the Niti Aayog Forum for Northeast set up to address various challenges in the region, recommend requisite interventions to achieve sustainable economic growth? तो जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फरवरी 2018 में नॉर्थ ईस्ट एक के लिए सेपरेटली एक फोरम क्रिएट किया गया था विद इन नीति आयोग टू एड्रेस द इशू, चैलेंजेस, ग्रीवांसेस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो जैसे एक नॉर्थ डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन भी है डोनर, उसी तरीके से नीति आयोग में भी एक फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट सेटअप किया गया था एंड द ओनली ऑब्जेक्टिव वाज टू इशूज द चैलेंजेस और सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर कैसे और काम किया जा सकता है। तो जितने भी लोगों ने प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दिया है और 2022 में आप लोग JNU का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि आपको टाइमली और रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और इसके साथ साथ अगर आप मान लीजिए टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो फटाफट कॉल या मैसेज कीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और इसके अलावा आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाके कमेंट भी कर सकते हैं या डायरेक्टली हम लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। सो वी विश यू, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।